कोई भी सिस्टम अगर इंटरनेट पे जुड़ा है या लैन में है, मैन में है या वैन में है, अगर आपस में नेटवर्किंग की गई है तो हर सिस्टम की, हर डिवाइस की अलग अलग आइडेंटिटी होनी चाहिए। वो आइडेंटिटी है लॉजिकल आइडेंटिटी, आईपी एड्रेस। उसी के एड्रेस पे एक्चुअली किसी भी डिवाइस के दो एड्रेस होते हैं, लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस। अगर आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस, फिजिकल एड्रेस इज मैक एड्रेस, अगर दोनों ना हो तो उस सिस्टम से इंटरनेट पे कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, इंटरनेट पे वो सिस्टम चल नहीं पाएगा। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसी में से एक इंटरनेट प्रोटोकॉल महत्वपूर्ण है। एक नेटवर्क की डाटा का सही डिलीवरी के लिए प्रत्येक मॉड को एक आईपी एड्रेस दिया जाता है, जिसे नेटवर्क एड्रेस और होस्ट एड्रेस शामिल होते हैं, जिससे उसका नेटवर्क एड्रेस और उसका होस्ट एड्रेस शामिल होता है। बिना आईपी एड्रेस के हम कोई भी डाटा इंटरनेट के थ्रू किसी और पे हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अब पूरी दुनिया में आईपी एड्रेस 5 ग्रुप में होते हैं: क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। जो क्लास ए आईपी होती है वो उसमें ज़्यादातर विदेशी, अमेरिका इस्तेमाल करता है, बी उसके साथी देश इस्तेमाल करते हैं, और क्लास सी भारत इस्तेमाल करता है। क्लास डी आरएनडी है, आरएनडी के लिए रखा गया है, और क्लास ई मल्टीटास्किंग के लिए रखा गया है। और इनमें पांचों आईपी में से सिर्फ 3 आईपी हैं जो वर्ल्ड वाइड काम करती हैं, और ये जो काम करती हैं वो उसमें हमने सब डिवाइड किया है IPv4 और IPv6। अभी हमारे यहाँ IPv4 ही इस्तेमाल हो रहा है, IPv6 अमेरिका और दूसरे इस्तेमाल होता है। IPv4 जो होता है वो 32 बिट का 4 ऑक्टेट में होता है। IPv4 32 बिट का बनता है, और 4 जैसे 192.168.4.4 इस तरह करके डॉट के बीच में हम 4 बिट का एड्रेस देते हैं। और इस पे टोटल एड्रेस जो बनते हैं 2 to the power 32, 2 को 32 बार हम गुणा करने से जितने एड्रेस हम करेंगे उतनी बार बनता है। IPv6 एड्रेस 128 बिट से मिलकर बना है, 128 बिट से मिलकर बनना है 2 to the power 128। इससे बहुत सारे मिल जाते हैं। IPv4 एड्रेस काफ़ी नहीं है पूरी दुनिया को आपस में कनेक्ट करने के लिए, लेकिन IPv6 एड्रेस एक ऐसा आईपी एड्रेस है कि पूरी दुनिया के सभी कंप्यूटर को एक इंडिविजुअल हम एड्रेस दे सकते हैं। IPv6 128 बिट का 8 भागों बांटा जाता है। प्रत्येक भाग में 16 बिट होती हैं, उसमें 8 बिट होता है, इसमें 16 बिट होता है। प्रत्येक ऑक्टेट को डॉटेड चिन्ह से अलग किया जाता है, और इसमें प्रत्येक भाग को कोलन से अलग किया जाता है। प्रत्येक ऑक्टेट को डेसिमल नंबर से व्यक्त किया जाता है, जैसे 192.168.1.1। और इसमें जो इस्तेमाल किया है प्रत्येक ऑक्टेट में एक हेक्स डेसिमल नंबर में व्यक्त किया जाता है, जैसे हेक्सा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABC। इसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक और डेसिमल नंबर हैं। ये आईपी एड्रेस इज द मेन एड्रेस बाय विच वी कैन कनेक्ट एनी कंप्यूटर, एनी नेटवर्क डिवाइस टू एनीवेयर। हम मेल प्राप्त करते हैं, हम व्हाट्सएप चलाते हैं, हम जो भी डिवाइस यूट्यूब चलाते हैं, बिना आईपी एड्रेस के पॉसिबल नहीं है। और ये इसी आईपी एड्रेस से हमारा डाटा कोई कहीं से भेज रहा है, कोई कहीं से भेज रहा है, इसी आईपी एड्रेस और फिजिकल एड्रेस से हमारे पास वो डाटा डिलीवर होता है। आईपी एड्रेस इज द मेन मुख्य भाग है। अगर जैसे चार कंप्यूटर्स एक जगह लगे हुए हैं, वो चारों के आईपी एड्रेस अलग होने चाहिए, तभी आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। किसी 2 कंप्यूटर का एक जैसा इंटरनेट आईपी एड्रेस नहीं होना चाहिए। उसी तरह अगर कोई किसी कैंपस में सभी नेटवर्क को हमने नेटवर्किंग की है तो उनका भी इंडिविजुअल आईपी एड्रेस होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम पूरी दुनिया से उसको इंटरनेट पे जोड़ा हुआ है तो हमारे कंप्यूटर का, हमारे डिवाइस का आईपी एड्रेस
हमेशा ही यूनिक होना चाहिए। अगर यूनिक नहीं है तो 2 आईपी एड्रेस दुनिया में किसी एक डिवाइस को नहीं दे सकते। मतलब दुनिया में एक आईपी एड्रेस 2 डिवाइस को नहीं दिया जा सकता है, वरना कम्युनिकेशन में दिक्कत होगी। उसके बाद आता कंप्यूटर नेटवर्किंग में क्या क्या इस्तेमाल, कैसे कंप्यूटर को आपस में कैसे जोड़ते हैं, उसको हम टोपोलॉजी कहते हैं। इसमें देखिए हर एक को कनेक्ट करने के लिए जो टोपोलॉजी यूज की जाती है, पहली है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी मतलब एक ही तार पे तमाम कंप्यूटर जोड़े गए हैं एक ही कनेक्शन पे, इनको हम बस टोपोलॉजी कहते हैं। ये सस्ती भी है, सरल भी है और आसान भी है। इसके बाद स्टार टोपोलॉजी आती है, सेंट्रल कंट्रोल से सीधी जुड़ी होती है, हब या स्विच कहते हैं इसको। स्टार जैसे सीसीटीवी कैमरे हम लगाते हैं, स्विच के साथ हम वो कैमरे लगा देते हैं, स्टार टोपोलॉजी है। लिंक फेल होने, उस लिंक से जुड़ा पीसी प्रभावित होता है, उससे जुड़ा हुआ जो सिस्टम है वो प्रभावित होता है, बाकी सिस्टम चलते रहते हैं पूरा नेटवर्क। और यदि सेंट्रल कंट्रोल में, अगर सेंट्रल कंट्रोल है तब तो पूरा नेटवर्क ही बंद हो जाएगा। मेश टोपोलॉजी हम इसमें पीआरएस में यूज करते हैं मेश टोपोलॉजी। ये देखिए मेश टोपोलॉजी मीन्स हमने एक ही सिस्टम को कई रास्ते से हमने कनेक्टिविटी दे रखी है, और सभी सिस्टम्स को 3-3, 4-4 कनेक्टिविटी मिली हुई हैं। इससे ये होता है कि एक पाथ अगर हटता है तो दूसरा कनेक्ट होता है, दूसरा होगा, तीसरा कनेक्ट होगा, तीसरा होगा, चौथा कनेक्ट होगा। मतलब वो सिस्टम में कभी डिस्कनेक्ट नहीं हो पाएगा। ये जो टोपोलॉजी है, हम जो पीआरएस के सर्वर्स हैं उनको जोड़ा गया है। वो पीआरएस के सर्वर को एक फिजिकल केबल से जोड़ा गया है, ओएफसी से जोड़ा गया है, सैटेलाइट लिंक से जोड़ा गया है। इस तरह से हम टोपोलॉजी बनाए हैं। इसके बाद आता है आपका रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में इस तरह से रिंग टोपोलॉजी की गई है, आपस में अगर एक हम रिंग वो बनाते हैं, प्रोटेक्शन भी बनाते हैं। तो अगर हम इस रिंग टोपोलॉजी में अगर एक बीच में कोई कट जाता है तो इसमें पूरा नेटवर्क बंद हो जाता है। रिंग टोपोलॉजी में ये इसकी ड्रॉबैक है। एक भी लिंक में एक भी फॉल्ट आ गया, एक भी लिंक बंद हो गया तो बाकी के सिस्टम बंद हो जाते हैं। तो इसको रिंग में ब्रेक फॉल्ट आने के कारण ऐसा होता है। और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, हाइब्रिड इसमें मिश्रण कर देते हैं, स्टार का भी मिश्रण है, रिंग का भी मिश्रण है, और आपका बस टोपोलॉजी इस तरह का मिश्रण है। इस तरह से भी हम नेटवर्किंग करते हैं। ये अब नेटवर्क कितने तरह के हैं? लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, जो आपस में हम कंप्यूटर्स को जोड़ते हैं, जो किसी सीमित जगह पे, जैसे कोई इंस्टीट्यूट है, कोई ऑफिस है, उसमें जोड़ते हैं, उसको हम लोकल एरिया नेटवर्क लैन कहते हैं। उससे लैन करने से हमें ये फ़ायदा होता है, जैसे एक प्रिंटर है उसके 10 लोग यूज कर सकते हैं, या एक इस तरह से रिसोर्सेज को वो शेयर कर सकते हैं। और इसमें डाटा रेट 10 Mbps से 10 Gbps तक चला सकते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रो शहर, कोई शहर है उसमें उसकी जो कनेक्टिविटी है, जो हम कंप्यूटर को आपस में जोड़ते हैं, जैसे दिल्ली शहर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सभी कंप्यूटर जोड़ दिया हमने, या और कोई जैसे दिल्ली में और कोई ऑफिस उसके कंप्यूटर को आपने जोड़ दिया, तो उसको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। 5 Mbps से 100 Mbps तक स्पीड होती है। और वाइड एरिया नेटवर्क, इसे हम इंटरनेट कहते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क सभी कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के लिए बना होता है। इसमें एक से अधिक लैन को आपस में जोड़ा जाता है। इसका प्रयोग अधिक दूरी के लिए करते हैं। जब एक शहर से दूसरे शहर के आपस में जोड़ना होता है तो वैन को लगाते हैं। इस विस्तार में कोई सीमा नहीं है, कोई अंत नहीं है। वैन के लिए विभिन्न प्रकार के ट्रांसमिशन माध्यम का प्रयोग करते हैं। डाटा रेट जो होता है कम हो जाता है। देखिए लैन में डाटा रेट ज़्यादा है, मैन में कम हो गया, और वैन में सबसे कम हो गया। 256 kbps से लेके 150 Mbps तक होता है। नेटवर्क के लिए आवश्यक रिक्वायरमेंट क्या है? ईथरनेट, लैन, निक कार्ड, निक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड,
लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड या इथरनेट कार्ड। ये कंप्यूटर है, मगर ये कार्ड है तो ही कंप्यूटर नेटवर्क पे आ पाएगा, वरना नहीं आएगा। ट्रांसमिशन मीडिया केबल हो सकती है, OFC हो सकती है, वायरलेस हो सकती है। कनेक्टर्स उसके आगे DE9 कनेक्टर्स हैं, चाहे और भी कनेक्टर्स हैं, उन कनेक्टर्स और जैक्स होती हैं। और डाटा इक्विपमेंट, जो डाटा उसको हैंडल करने वाले इक्विपमेंट्स हैं, उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ये एक PC का नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, अगर ये PC का नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ख़राब हो जाता है तो आप इंटरनेटली कनेक्ट नहीं हो सकते, आप लैन मैन या वैन में नहीं जा सकते। निक का फिजिकल एड्रेस 6 बाइट का होता है, जो उसके ऊपर लिखा होता है। संपूर्ण नेटवर्क के निक को केबल को ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल पेयर या CAT5 या CAT6 केबल के द्वारा या ऑप्टिकल फाइबर केबल के द्वारा जोड़ा जाता है। ये देखिए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का फ़ोटो दिया हुआ है, जो हमारे PC के पीछे लगता है या लैपटॉप में लगता है। इथरनेट एवोल्यूशन है, स्टैंडर्ड, ये सारी इसका दिया हुआ है। ये इथरनेट क्या है, क्या स्पीड है, क्या स्पीड नहीं है। इसके बाद हम आते हैं ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमीटर मीडिया में वायर्ड में है, कोएक्सियल है और ट्विस्टेड है, OFC है। वायरलेस में रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड वेव है। कोएक्सियल में थिक इंटरनेट RG8 RG11, थिन इंटरनेट RG58 RG59। ट्विस्टेड में UTP ट्विस्टेड पेयर, सिलेट ट्विस्टेड पेयर। RG8 से RG11 500 मीटर, थिन इंटरनेट 185 मीटर तक दूरी तय करता है, और STP और 100 मीटर तक। थिक इंटरनेट 1 वायर, एक अंदर वायर होती है, ऊपर से जाली होती है। थिन इंटरनेट उसमें भी एक ही तार होती है और ऊपर से जाली होती है। और UTP STP 4 तार की 4 वायर होती है। इसके अलावा कोएक्सियल केबल 10 बेस इतना होता है। UTP STP CAT केबल 10, 100, 1000 बेस के लिए। STP केबल बहुविद्युतीय चुंबकीय एरिया के लिए होता है। CAT1 kbps, CAT2 kbps के लिए, CAT3 10 Mbps तक के लिए, CAT4 16 Mbps तक के लिए काम कर सकता है, CAT5 1 Gbps के लिए, और CAT6 10 Gbps तक ये सपोर्ट करता है। नेटवर्क केबल का प्रयोग कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए डाटा ट्रांसमिट करती है। इसमें कि 0 या 1 को ट्रांसमिट किया जाता है, कोई बाइनरी या बिट को किया जाता है। इनकोड इलेक्ट्रिकल ऑप्टिकल सिग्नल भेजा जाता है। कोएक्सियल केबल का ये चित्र दिखाया गया है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल देखिए, ब्रेडेड कॉपर है, सील्डिंग ऊपर से है, प्लास्टिक के अंदर ये कॉपर है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल स्पीड 100 Mbps, दूरी 185 मीटर तक सपोर्ट करता है। अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर, सिंगल इलेक्ट्रिकल स्पीड 10 Mbps तक, 100 Mbps एबव 100 मीटर तक। सील्डेड ट्विस्टेड पेयर, ये भी 4 पेयर का होता है, इसका भी स्पीड 100 मीटर तक ही है। ये आपका लाइन बताया है कि देखिए क्रॉस कनेक्ट है, और एक क्रॉस है और एक क्रॉस कनेक्ट है, दूसरा एक सेम के लिए अगर हम सेम टाइप डिवाइस यूज करते हैं तो हमें क्रॉस यूज करना पड़ेगा, और एक अलग अलग डिवाइस यूज करते हैं तो हमें नॉर्मल यूज, इसके लिए हमें इसमें दिखाया गया है 100 Mbps के लिए क्रॉस 100 Mbps के लिए। और ये दूसरा कनेक्शन दिखाया गया है। ऑप्टिकल फाइबर केबल में ऑप्टिकल लाइट में, लेज़र में होती है, ऑप्टिकल इंफ्रारेड में होती है। स्पीड 100 Mbps एंड एबव, दूरी 100 किलोमीटर। OFC में हम सिग्नल को 100 किलोमीटर तक बिना किसी हेल्प के हम भेज सकते हैं। उसके बाद हमें फिर ऑप्टिकल एम्पलीफायर लगाने पड़ते हैं या एम्पलीफायर लगाने पड़ते हैं। विभिन्न प्रकार केबल, कनेक्टर और जैक दिखाया गया है। RJ11 2 पिन, RJ45 8 पिन
केवल जो है क्रिम्पिंग टूल की आवश्यकता पड़ती है। और RS-232 25 पिन के कनेक्टर होते हैं। DTE मेल कनेक्टर, DCE फीमेल कनेक्टर, TX2 RX2 जी ग्राउंड 7, ये इसके कनेक्शन दिए गए हैं। RS-232D देखिए ये मेल और फीमेल कनेक्टर है। इंटरफेस 34 पिन का होता है। ये जो 34 पिन का जो कनेक्टर होता है V35 मॉडेम में लगता है। G703 और V35 के पीछे ये लगता है। G703 इंटरफेस PCM सिग्नल की स्टैंडर्ड RJ45 ट्विस्टेड पेयर के केबल इस्तेमाल करते हैं। 120 ओम इसका बैलेंस 120 ओम होता है। कोएक्सियल केबल के लिए अनबैलेंस 75 ओम। RJ11 कनेक्टर, जो 4 तरह RJ11 2 तार और 4 तार दोनों हो सकता है। जिसमें 4 तार है तो है, जैसे 4 तार वाला हमारा HMT है और 2 तार वाला आपका RJ11 जो टेलीफोन को जोड़ते हैं। काला, लाल, हरा और पीला इस्तेमाल होते हैं। RJ45 8 तार का प्रयोग होता है। ब्लू ट्रांस, ऑरेंज ट्रांस, ब्लैक रिसीव, रेड यूज में नहीं होता है, हरा यूज में नहीं होता है, पीला रिसीव, भूरा प्रयोग में नहीं होता है। इस तरह से ये 8 प्रयोग होता है, जिसमें कुछ तार ये दिखाया गया इस्तेमाल नहीं होता है। डाटा उपकरण, मॉडेम, एनालॉग सिग्नल से डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग में परिवर्तित करने को हम G703 और V35 मॉडेम लगाते हैं। यह 64 kbps या 2 Mbps के रेट में होता है। आजकल ये 2 Mbps के रेट का ही आ रहा है। G703 जो STM के पास लगता है, V35 सब्सक्राइबर एंड में लगता है। स्टेटमक्स ये PRS में इस्तेमाल किया जाता है। ये अधिक नेटवर्क को कनेक्ट करने के, कई कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए स्टेटमक्स का हम इस्तेमाल करते हैं। राउटर ये डाटा के पैकेट को एड्रेस पढ़ के, IP एड्रेस और उनका एड्रेस पढ़ के उसको छांटने के लिए, उसको डायरेक्शन करे, रूटिंग करने के लिए एक डिवाइस है। ये सिंपली इट इज़ नथिंग बट लाइक ए कंप्यूटर। बस फ़र्क क्या है कि इसमें डिस्प्ले नहीं है। हब या स्विच है जो आपस में टर्मिनल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, किसी भी नेटवर्क टर्मिनल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम स्विच का इस्तेमाल करते हैं। ये विभिन्न प्रकार के आते हैं, 4 पोर्ट, 8 पोर्ट, 16 पोर्ट, 24 पोर्ट, 32 पोर्ट। ये इसमें भी 2 तरह के होते हैं, मैनेजेबल, अनमैनेजेबल। जो जिस पे IP एड्रेस असाइन होता है उसे मैनेजेबल कहते हैं, जिस पे IP एड्रेस असाइन नहीं होता है उसे अनमैनेजेबल कहते हैं। टर्मिनल सर्वर, ये लास्ट में जो PRS में हम जहाँ पे काउंटर लगे हैं उसे टर्मिनल सर्वर TS बोलते हैं, टर्मिनल सर्वर बोलते हैं। किसी भी नेटवर्क को नियर एंड पर टर्मिनल को डिस्ट्रीब्यूट करने और फार एंड पर एक्सटेंशन देने के लिए उपयोग किया जाता है। लैन एक्सटेंडर किसी डाटा नेटवर्क को, किसी भी नेटवर्क को फार एंड पर टर्मिनल को एक्सटेंशन करने के लिए लैन एक्सटेंडर का इस्तेमाल किया जाता है। लैन एक्सटेंडर से ही हम डिजिटल सिग्नल को दूर तक भेज पाते हैं। अगर लैन एक्सटेंडर ना हो तो हम डिजिटल सिग्नल को दूर तक नहीं भेज पाएंगे। थोड़े से पॉइंट्स हैं क्या हमें करना चाहिए। सभी डाटा इक्विपमेंट सभी अच्छी तरह से अर्थ होना चाहिए। अर्थ रेजिस्टेंस, जो भी OFC ऑपरेटेड डाटा जो डिवाइसेज उपकरण है वो 1 ओम से कम होना चाहिए। अगर 100 तो ऑनलाइन UPS ले जाना चाहिए। ऑनलाइन UPS मतलब अगर लाइट चली गई तो भी शिफ्ट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर शिफ्ट होने की ज़रूरत पड़ेगी तो फ्लेक्सिबल उसमें फ्लक्चुएशन आने से हमारा डिवाइस ख़राब हो जाता है। राउटर को कभी भी रीसेट नहीं करना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है, करना पड़ जाता है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें राउटर को रीसेट ना करना पड़े। डाटा उपकरण में G703 ये कनेक्शन दिखाया गया है। STM1 से 4 तार जाती है, G703 मॉडेम में जाता है, और उसके बाद 2 तार जाती है, V35 मॉडेम में जाता है। ये तमाम कंपनियों के आते हैं। RG रेड का आता है, रियल टाइम का आता है, और तमाम कंपनियों के आते हैं, लेकिन सबका ये कनेक्शन इसी तरह से दिखाया गया है। UPS से 230 वोल्ट एयर सप्लाई की आवश्यकता होती है। UPS से 230 वोल्ट या -48 वोल्ट DC हम दोनों दे सकते हैं इसमें। यह 64 kbps या 22 Mbps में आता है। यह हमेशा V35 मॉडेम के साथ पेयर में
इंस्टॉल किया जाता है। विदाउट पेयर ये काम नहीं करता है। एक तरफ अगर STM के पास भी G703 लगा है तो दूसरे एंडे पे हमें राउटर के पास या स्विच के पास जहाँ से हमने डाटा को डाटा में फिर भेजना है, एनालॉग से सिग्नल डिजिटल में भेजना है, तो हमें V35 मॉडेम लगाना पड़ेगा। G703 स्टेटमक्स राउटर से ये कनेक्शन दिया गया है, 2 वायर RJ40 V35 इंटरफेस दिया गया है। इस तरह के मक्स और राउटर पे टर्मिनल पे दिया गया है। एक्चुअली क्या है, जब हम PRS का कनेक्शन करते हैं तो एक E1 पे उसको हम अगर हमारे PRS हमारे टेलीकॉम इक्विपमेंट के आसपास में 25-50 मीटर की दूरी पे है तो हमें G703 V35 नहीं लगाना पड़ता, सिंपली एक राउटर लगा के हम काम कर सकते हैं। लेकिन अगर वो दूरी है तो हमें G703 V35 मॉडेम इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि हमारी अंडरग्राउंड केबल है वो डाटा ट्रांसमिशन को सपोर्ट नहीं करती है, और हम बीच में G703 और V35 के बीच में एक केबल का पेयर यूज करते हैं। उसके बाद फिर G703 V35 का जो आउटपुट है वो राउटर में जाता है, राउटर से वो स्टेटमक्स में जाता है, उसके बाद स्विच में जाता है, स्विच से अब टर्मिनल्स पे जाता है, PRS या UTS के टर्मिनल्स में जाता है। इस पर दिखाया गया है, स्टेटमक्स का दिखाया V35 मॉडेम R232 इंटरफेस कंपोजिट पार्ट स्टेटमक्स, ये सारा दिखाया गया है। ये किस तरह से डंब टर्मिनल या CPU या फार एंड, डंब टर्मिनल आजकल यूज नहीं हो रहा है, आजकल थिन क्लाइंट यूज हो रहा है और वो फार एंड पे CPU पे देते हैं। इस तरह से कनेक्टिविटी डाटा उपकरण स्टेटमक्स में इस तरह कनेक्टिविटी दी गई है। स्टेटमक्स का चित्र दिया हुआ है, इसी तरह का स्टेटमक्स होता है। राउटर का काम क्या है, राउटर डाटा का पैकेट पे एड्रेस पढ़ता है और राउटिंग करता है। ये V35 के जस्ट बाद लगाया जाता है। V35 इंटरफेस लगाया, राउटर पे गया है, 4 पोर्ट, 8 पोर्ट, 16 पोर्ट, 32 पोर्ट RJ45 कनेक्टर से दिए गए, स्विच या हब पे इसको दिया जाता है। ये आपका कनेक्टर दिया गया, इसमें दिखाया गया है। डाटा उपकरण राउटर, ये सारी इसकी स्पेसिफिकेशन दिखाई गई है। हब और स्विच, डाटा उपकरण हब या स्विच भी 4 पोर्ट, 8 पोर्ट, 16 पोर्ट, 24 पोर्ट, 32 पोर्ट में आता है। ये मैनेजेबल अनमैनेजेबल होता है। ये दिखाया गया राउटर लैन से, एक्सटेंडर से, इथरनेट पोर्ट से, ये सारे कनेक्शन इसमें दिखाएगा। हब स्विच से इथरनेट पोर्ट, हब स्विच या CPU टर्मिनल सर्वर तक ये इसका कनेक्शन होता है। टर्मिनल सर्वर हब स्विच या लैन एक्सटेंडर से 10 अब इतना पोर्ट पे जाएगा। RJ45 कनेक्टर टर्मिनल सर्वर पे जाएगा, टर्मिनल इसे डंप टर्मिनल या फार एंड पे आएगा, RJ45 से डंप टर्मिनल पे आएगा। इस तरह से इसमें दिखाया गया है। ये लैन एक्सटेंडर दिखाया गया है, डाटा उपकरण लैन एक्सटेंडर है। हम डाटा को कनेक्ट करने के लिए, डाटा को दूर तक भेजने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब ये कुछ एब्रिविएशन दिया गया है, PRS, UTS पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम, अनरिजर्व टिकट सिस्टम, UTN यूनिफाइड टिकटिंग नेटवर्क, FOIS फ्रेट ऑपरेशन, COIS कोचिंग ऑपरेटर, इस तरह की एब्रिविएशन दिया गया है। ये आपका PRS की टोपोलॉजी दिखाई गई है, सर्वर दिखाए गए हैं, मुंबई में है, दिल्ली में है, कोलकाता में है, सिकंदराबाद में है, ये टोपोलॉजी दिखाई गई है। FOIS का दिखाया गया है, FOIS का ये सारा सिस्टम दिखाया गया है। इसके बाद एक नेटवर्क हम रेलवे यूज करते हैं, रेल नेटवर्क यूज करते हैं। ये इसका चित्र दिखाया गया इसमें, ये यूजर्स हैं। ये रेल नेट है, मॉडेम है, राउटर है, उसके बाद सर्वर है। ये रेल नेट का सर्वर दिल्ली डिवीज़न में DRM ऑफिस में है। ये रेल नेट वाले इसका यूज करते हैं, इसको मेंटेन करते हैं। हब है और ये यूजर्स हैं। रेल नेट के थ्रू ही कासन ऑर्डर सिस्टम चलता है, COS चलता है, जो जिससे कासन जनरेट करके दिया जाता है।
ये रेलनेट का सिस्टम दिखाया गया है। इसके बाद ये दिखाया गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से किया गया है। स्टेट मक्स बैंड प्राइमरी मक्स G703 मॉडम V35 मॉडम स्टेट मक्स डंप टर्मिनल फार एंड CPU लिंक पैनल अरेंजमेंट G703 मॉडम प्राइमरी मक्स। यहाँ पे प्राइमरी आजकल प्राइमरी मक्स की जगह पे अगर प्राइमरी मक्स है तो 64 kbps होगा, अगर यहीं पे STM है तो 2 Mbps की G703 मॉडम लगेगा। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन है प्राइमरी मक्स G703 V35 ये दिया गया। राउटर पे आ गया, ये राउटर से स्विच पे आ गया, स्विच से सर्वर पे आ गया, इस सर्वर से डम टर्मिनल CPU फार एंड ये सब कनेक्ट हो जाता है। थिन क्लाइंट थिक क्लाइंट ये हो गया। इवन बेस्ड राउटर STM1 राउटर लैन एक्सटेंडर। STM1 के बाद राउटर अगर इक्विपमेंट के पास है तो, अगर ये दूर है तो हमें G703 V35 लगाना ही पड़ेगा। लैन एक्सटेंडर उसके बाद स्विच में जाएगा, थिन क्लाइंट UTS में CPU रेलनेट डम टर्मिनल चल सकता है लेकिन डम टर्मिनल आजकल चलता नहीं है, टर्मिनल सर्वर है। इस तरह से हमें टेलीकॉम ऑफिस पर दिखाया गया है। फार एंड एप्लीकेशन 9.6 kbps V35 मॉडम का उपयोग करके इसको दिखाया गया है। फ्रॉम मक्स स्टेट मक्स एंड टर्मिनल सर्वर लैन एक्सटेंडर इस तरह के सारा कॉन्फ़िगरेशन दिखाया गया है। 9.6 kbps V35 मॉडम आएगा, 2 वायर लोकल वायरिंग होगी। स्टेट मक्स आएगा, स्टेट मक्स से V35 मॉडम है, 4 वायर लोकल लाइन आएगी, V35 मॉडम स्टेट मक्स आएगा, लैन एक्सटेंडर। इस तरह से जब हम काम करेंगे तो इसको देख पाते हैं। और इसके अलावा इस तरह से हम जब तक PRS में हम काम नहीं करेंगे ये सारी चीज़ें हमें कंफर्म नहीं हो पाएंगी। हम काम करते हैं, जब लाइन पे हम काम करते हैं तो इसमें से कई चीज़ें मिसिंग भी मिल सकती हैं, कुछ एडिशनल भी मिल सकती हैं। मैं नहीं कहता कि ये सारा वो है, हर जगह अलग अलग सिस्टम यूज किया जाता है। जहाँ पे टेलीकॉम रूम के पास है वहाँ अलग सिस्टम है, थोड़ी दूरी पे अलग सिस्टम है। हमने क्या यूज करना है, कितने काउंटर्स हैं, उसके हिसाब से सारी सेटिंग करनी पड़ती है। कितना बड़ा स्टेशन है वो सेटिंग करनी पड़ती है। प्रोटेक्शन देना है कि नहीं देना, ये सारी सेटिंग करनी पड़ती है। तो इस तरह से हम एक छोटा सा अध्ययन किया हमने और मुझे लगता है आपको कुछ समझ में आएगी बात। धन्यवाद।